अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अदलिया और पार्लिमान के दरमियान महाजराई जोबन पर पहुंच चुकी है और अब यह कहना दुरुस्त होगा कि हालात उस नहज तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। आज अदालती हुक्मनामा आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर तहलीली हुक्मनामा जो जारी हुआ, उसके मुताबिक अदालती इस्लाहात बिल जो है उस पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म जारी किया गया है कि बादियुन नजर में बिल के जरिए अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी और इस बिल पर अबूरी हुकूमत के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अदालती हुक्म यह भी कहता है कि सियासी जमातें अगर चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच जो है वो अदालती इस्लाहात बिल केस की मजीद समाअत अब 2 मई को करेगा। आज सुबह जब इन दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, लेकिन जायजा लेना होगा कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो कहीं नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ बिल के खिलाफ दरख्वास्तों में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। 28 मार्च को वफाकी काबीना की जानिब से इस बिल की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 29 मार्च को कौमी असम्बली से मुतादिद तरामीम के बाद बिल मंजूर किया गया था। 30 मार्च को बिल सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर हुआ। फिर 8 अप्रैल को सदर मुमलिकत ने ये बिल सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इख्तियारात से बाहर उन्होंने करार देते हुए नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था। मज़कूरा बिल वापस भेजे जाने के बाद 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक दफा फिर उसे मंजूर किया गया। अदलिया और पार्लिमान के टकराव का सिलसिला ना रुक सका। अब से कुछ घंटे पहले कौमी असम्बली में आला अदलिया से मुतालिक पार्लिमान की बालादस्ती के लिए करारदाद जो है वो भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। इस करारदाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत की गई और 8 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसको तहलील करने का मुतालबा किया गया। इस करारदाद जो जमा कराई गई उसमें यह कहा गया है कि आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन यहां पे एक नुक्ता यह है कि आइन साजी का मतलब 2/3 अमेंडमेंट के जरिए आप मेजॉरिटी के जरिए अमेंडमेंट करा सकते हैं, तो ये आइन साजी तो ना हुई। अब दरख्वास्त जो है जो करारदाद पेश की गई है उसके मुताबिक दरख्वास्त उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हम मजम्मत करते हैं और 8 रुकनी बेंच को यकसर मुस्तरद करते हैं। ऐवान ये समझता है कि बिल कानून बनने से पहले बेंच की तश्कील गैर ज़रूरी है, उसे तहलील किया जाए। आज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इत्तेहादी जमातों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को शदीद तनकीद का निशाना भी बना। सारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग है। मौजूदा बिल को प्री मेच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। हमें तकलीफ है इस बात की कि इदारे में एक तकसीम का तासुर जो है वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है और अब तो वो अयां हो के सामने आ गया है। बिल पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर। इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं? क्या ये मुमकिन है? दुनिया के किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है या हम कबूल कर लेंगे? अब नाज़रीन एक और मामला है। कौमी असम्बली ने पंजाब और पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बल्कि पंजाब के इलेक्शन के लिए जो 21 अरब रुपए की फराहमी का बिल था वो भी मुस्तरद कर दिया, मनी बिल। इससे पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने भी ये वो जो मनी बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास कैसर अहमद शेख की सदारत में हुआ और उन्होंने इस बिल को मुस्तरद किया। बल्कि कुछ दिन पहले हमने वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब से यही पूछा कि आप तो बड़ी आसानी से फाइनेंस बिल जो है वो मुस्तरद कर सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मानने के लिए आपने करारदाद क्यों पेश कर दी? ठीक, तो खुर्रम साहब फाइनेंस बिल के पास होने के बाद ही ये पैसे ऑब्वियसली अप्रूव हो सकते हैं, तो फाइनेंस बिल तो मंजूर भी हो सकता है और मुस्तरद भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे मामलात में जो पार्लियामान की खुद मुख्तारी है वो मुसल्लम है और अगर पार्लियामान ये फैसला करती है तो फिर बहरहाल दूसरे इदारों को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि पार्लियामान का ये हुक्म है
और वो उसको ओवर रूल अगर करना चाहेंगे तो उससे बहरान गंभीरतर होगा। राजीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नामवर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं हामिद खान साहब, जबकि साबिक सेनेटर भी हैं और मारूफ सियासतदान भी हैं, लॉयर भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, अब मामला बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गया है, क्या ये कहा जा सकता है, या इसके बाद भी कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि हम तो हर घंटे बाद यहाँ पे हेडलाइन चेंज हो रही है। अब ये जो बिल था उस पर तो स्टे भी आ गई है, 8 रुकनी लार्जर बेंच भी बन चुका है। क्या एक बिल जो कि एक्ट नहीं बना, कानून नहीं बना, नाफिजुल अमल नहीं हुआ, एक तो ये कि क्या वो पिटीशन एंटरटेन भी हो सकती है या नहीं? क्योंकि अब तो देखिए ना, वो तो ऐसे ही है कि अभी निकाह नहीं हुआ और आपको कोई कह दे कि जी आपकी डिवोर्स भी हो गई है। नहीं, ये बात नहीं है जी। इसमें मामला थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जनरली आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि अब वो सारे मराहल से गुजर चुका है और वो बिल जो है अब हकीकतन सिर्फ एक्ट ही बन चुका है, सिर्फ वक्त की बात रह गई है, क्योंकि 10 दिन के बाद एक खास तारीख को उसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि मामला अभी पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट से तो ये बात निकल आई है, पार्लियामेंट ने जो कानून साजी करनी थी वो कर ली और करके उन्होंने असेंट के लिए सदर को भेज दी। अब वो सिर्फ या सदर के असेंट से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा या 10 दिन के लैप से बन जाएगा। लिहाजा ये पोटेंशियली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि बेशक अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मली नहीं भी बना, लेकिन इनफॉर्मली ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है पोटेंशियली ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन डेट। लिहाजा इसमें कोई अनसर्टेनिटी या ऐसा अमल नहीं है कि अभी ये मामला पार्लियामान के पास है, पार्लियामान से ये निकल चुका है। तो उसको उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब उन्होंने सस्पेंड किया है, इस सपोजिशन पे किया है कि ये फलां तारीख तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। ठीक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना नहीं बना इस बहस से हटकर 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया और एतराज़ ये हो रहा है कि जी चूंकि ये मामला ही चीफ जस्टिस साहब के अपने इख्तियारात का है तो उन्हें एक तो खुद इस बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए थी, दूसरा इनमें कोई ऐसा जज, सीनियरिटी की बात हो रही है, 2-3 सीनियर जजेस उसमें शामिल नहीं हैं और ये पूरा मामला है ही उसका बेंच फॉर्मेशन का है। आपके ओपिनियन में क्या चीफ जस्टिस साहब को इस मामले के लिए एटलीस्ट फुल कोर्ट बना देना चाहिए? आदिल भाई, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो नाजरीन के लिए भी ये इशू समझना जरूरी है कि इशू है क्या। सुओ मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की, फिक्सेशन ऑफ केसेस, कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस, ये वो चीज़ें हैं कि जो पिछले 15-20 साल से और स्पेशली लॉयर्स मूवमेंट के बाद रेस्टोरेशन ऑफ इफ्तिखार चौधरी साहब जब हुई तो उसके बाद से ये चीज़ें ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आई और डिस्कस होना शुरू हुई। आज हमारे माशरे में, लीगल फ्रेटर्निटी में इस चीज़ के ऊपर कम बेश कंसेंसस है कि जो सुओ मोटो पावर्स हैं वो एट विम इस्तेमाल होती रही हैं, एक्सेसिवली इस्तेमाल होती रही हैं और उनके इस्तेमाल होने के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं और एक आर्बिट्री तरीके से इस्तेमाल होती रही हैं। उसके नतीजे में सियासतदान भी विक्टिम हुए, उसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान भी विक्टिम हुई है, जैसे हमारे रेकोडिक का केस है, कारके का केस है, और टैक्स पेयर अवाम के पैसे से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़े इन फाइन्स। तो जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल एक्टिविज्म का ताल्लुक एग्जीक्यूटिव की डोमेन, ये सारी वो बहस थी जिसके अंदर तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इस चीज पर मुत्तफिक है कि ये पावर्स जो है इनको रेगुलेट होना चाहिए। रेगुलेट क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक मामले में अज खुद नोटिस लेकर आगे बढ़कर कोई फैसला कर देती है तो फिर उसके बाद जो बाकी नीचे की जो अदालतें हैं वहां पर इंसाफ फिर नहीं मिलता और ना ही इस कानून की कोई अपील है, जिसकी वजह से फिर ये एक सेट इन स्टोन किस्म का फैसला होता है, आखिरी फैसला होता है जिसके बाद अपील भी नहीं की जा सकती और जो फरीकैन है वो बस उनके सामने एक ये नेचुरल जस्टिस की भी एक तरह से खिलाफ वर्जी है। तो अब ये जो सारा का सारा ये जो मामला पैदा हुआ है, इस मामले के पैदा होने में असल जो बुनियादी मुहरकात हैं, उन मुहरकात में 90 रोज में इलेक्शन कराने का जो हुक्म है जो आपने अपने इब्तदाई में दिखाया जी,
ये ऐसी वाज़ेह आईनी शिक है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना, ये अगर प्रेसिडेंट अनडू हो जाएगा पाकिस्तान में, तो फिर दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन किसी आने वाली हुकूमत ने नहीं कराने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हवाले से मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का फैसला, गो के उसके अंदर भी गुंजाइश पख्तूनख्वा को एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन उसको भी एड्रेस करना चाहिए था। वहां पर भी 90 रोज के अंदर आइन की जो शिक है वो उतनी अहम खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी है जितनी पंजाब के लिए। अब हुकूमत का जो रिएक्शन आ रहा है, ये सारा रिएक्शन इस वजह से आ रहा है कि वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और अब एक मुकम्मल महाजराई की सूरत हाल डेवलप हो गई है अदलिया में और हुकूमत जी। आम आदमी 22 करोड़ लोग इस मुल्क के, जो इस वक्त महंगाई के हाथों ज़िबा हो रहे हैं, क्या इस सारे मामले का उनकी जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक। हमारी जो अशराफिया है ये इक़्तिदार की रस्साकशी में इस हद तक मगन हो चुकी है आदिल भाई कि इन्हें एहसास नहीं है कि मुल्क की मैशत कहां पर खड़ी है, आम आदमियों के लिए कितनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। वो अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहे, वो अपने बिल नहीं दे पा रहे, वो अपने किचन का खर्चा नहीं चला पा रहे, और यहां पर इनको अपनी इस इक़्तिदार की लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट भी है, और इस वक्त जो जरूरत है वो इस चीज की है कि हमें कोई ना कोई इस बहरान का रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता निकालना सियासतदानों को पड़ेगा, सबको आपस में मिलकर बैठना पड़ेगा, अपनी जिद और अना की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ताकि हम एक बेहतर तरीके से इलेक्शनों की जानिब बढ़ सके, और इलेक्शन ही वाहिद क्राइसिस। हामिद खान साहब, वे फॉरवर्ड आपकी नजर में क्या है? क्योंकि देखिए ये लड़ाई जिस नहज तक पहुंच चुकी है, इसमें जुडिशरी भी हमें पोलराइज और डिवाइडेड नजर आ रही है, मीडिया भी हमें पोलराइज और डिवाइडेड नजर आ रहा है, और बाकी इदारे भी आप देख लें, पॉलिटिशियन तो वैसे ही डिवाइडेड हैं सारे। अब वे फॉरवर्ड में अगर बात की जाए तो जुडिशरी को इस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए? खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा तरकीद हो रही है, बेंच फॉर्मेशन से लेकर और बाकी मामलात तक भी। वे फॉरवर्ड जुडिशरी के लिए क्या है इस वक्त? देखिए, मेरे नजदीक जुडिशरी इस वक्त जो फैसले कर रही है वो दुरुस्त है। इसका रिएक्शन है जो इन्होंने कहा है कि जब जुडिशरी ने ये फैसला किया कि आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अब इस पे कोई अभाम तो है नहीं, लेकिन इनकी नीयत नहीं है इलेक्शन कराने की, और इसके पीछे कोई जायज वजह नहीं है, बल्कि उनके ये खौफ है कि शायद हम इलेक्शन में हार जाएं, तो इसलिए इलेक्शन ही ना कराया जाए। अगर ये किसी हुकूमत को ये ऑप्शन मिल जाए कि वो अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन कराए, और जो तारीख उनकी मर्जी की ना हो, चाहे आइन के डिक्टेट के मुताबिक हो, तो वो करा सकती है। तो यहाँ से सारी बात शुरू हुई है। ये जो बिल है, बिल उन्होंने कोई रिफॉर्म्स ध्यान में रख के नहीं किया, बिल इसलिए लेके आए हैं कि उससे मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना चाहते हैं, और उसको कमजोर करके जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी बात, गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश कर रही है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। मेरे नजदीक ये बिल भी बदनीयती पे मबनी है इस वक्त। ये अलग बात है कि इसके रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को अंदर से करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स अमेंड करने की जरूरत है, और जो बाहमी तौर पर सारे जिसमें जजेस बैठे और वो करें। ये इस वक्त जो पार्लियामेंट का, जो कि ऑलरेडी इस वक्त बड़े तनाव में और खिंचाव में है सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसको सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म्स करने का ये वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो दरहकीकत एक रद्द-ए-अमल के तौर पर इस किस्म का बिल लेके आए। ठीक है आमिद खान साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन पे, जिसके बाद ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। हामिद खान साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब, ये बताइएगा कि ये जो फाइनेंस बिल है ये मुस्तरद हो चुका है, अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि यार पार्लियामान की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, ना सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरराइड कर सकती है। जी आदिल भाई, ये मेरे ख्याल से हुकूमत की बदनीयती का ये एक और एक एग्जाम्पल है कि अब आप देखिए कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं प्रोवाइड कर रही, और ये बिल जो है फाइनेंस का ये रिजेक्ट कर रही है। अब आइन, इस बारे में जो आइन की शिक 82 है वो बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली कहती है, और मैं आपके लिए और नाजरीन के लिए पढ़ के भी सुना देता हूं कि एनुअल बजट स्टेटमेंट एज रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड मे बी डिस्कस्ड इन बट शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ नेशनल असेंबली।
अच्छा। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये प्रोवाइड करने ही करने हैं, इनके ऊपर कोई वोट नहीं होगा। बहस की जा सकती है लेकिन इनके ऊपर वोट नहीं होगा। अच्छा। मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे यहां अगर हुकूमत 90 रोज इलेक्शन से भागने के लिए इस तरह की खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी करेगी तो फिर उसके नतीजे में आप बताएं महाजराई बढ़ेगी या महाजराई तो बढ़नी है। मेजर हामिद खान साहब, जो आर्टिकल 82 का वाला मुस्तफा नवाज खोकर साहब दे रहे हैं, आप इनसे एग्री करते हैं कि जो इलेक्शन की ये एक्सपेंडिचर वगैरह है, ये फाइनेंस बिल है, इस पर आप वोटिंग करा ही नहीं सकते और आइन भी यही कहता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पे ये बजट का हिस्सा ऐसा उस तरह से नहीं बनना। इट इज चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। जिस तरह आप जजेस की तनख्वाह को रोक नहीं सकते क्योंकि वो जो है वो बजट का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो तो एक चार्ज है ऑन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जहाँ से वो तनख्वाहें जानी हैं। तो जो आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हर सूरत जिन पर खर्च होना ही है और जिस पर खर्च नहीं रोका जा सकता, जो आइन की एक तकाजा है, जिस तरह इलेक्शन कराने वक्तन फवक्तन, उसके लिए किसी गवर्नमेंट की स्वाबदीद नहीं है कि पैसे रोक के इलेक्शन रोक ले। ये ऐसी कोई स्वाबदीद उनके पास नहीं। अच्छा, मुझे सर एक दूसरी बात भी बताइए। इससे पहले जो बात हो रही थी कि एक चीफ जस्टिस साहब पर जो एक एतराज ये हो रहा है कि ये जो 8 रुकनी लार्जर बेंच उन्होंने बनाया है, एक तो उसमें उन्होंने सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा। ऑल दो सवाबदीद तो चीफ जस्टिस के ही है, किसको शामिल करना है किसको नहीं, लेकिन ये जो जितना एक क्योटिक सिचुएशन आईनी तौर पर क्रिएट हो चुकी है, वो फुल बेंच बनाकर इस मामले को बड़ी आसानी से निपटा सकते थे। एक सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा, फिर वो एक जज भी शामिल नहीं है जिन्होंने किसी न किसी स्टेज पे कोई डिसेंटिंग नोट लिखा हो। इस पर सर आप क्या कहते हैं? देखिए, इस कानून साजी के हवाले से डिसेंटिंग नोट कहीं नहीं आया है जी। वो मामला और जो थे पहले जो पेंडिंग थे उनके बारे में आया है। जहां तक ये बेंच बनाने का ताल्लुक है, मैं इस हद तक एग्री करता हूं कि सीनियर जजेस को बिठाना बेहतर होता है, उससे फिजा बेहतर होती है। दूसरा, जहां आईनी सवाल हो वहां पर सीनियर जजेस को उसमें शामिल करना मुनासिब और बेहतर होता है। लेकिन फिर भी डिस्क्रेशन जो है वो चीफ जस्टिस की है कि वो क्या बेंच फॉर्म करते हैं। जूनियर या सीनियर जज सब जजेस बराबर होते हैं, उनके वोट बराबर होते हैं। चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल ही होता है। लिहाजा ये इतराजात या तनकीद तो की जा सकती है और वो ऐसी तनकीद जो है जायज भी होती है, लेकिन इससे जो बेंच बनाया गया और जो वो कार्रवाई करेंगे उसकी को वो इनवैलिड नहीं हो जाता, बल्कि वो कार्रवाई जो वैलिड रहती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस बैठ के जिनका बेंच बनाया वो ही प्रोसीड कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन से दूर भाग रही है, वजह उसकी क्या है, क्यों भाग रही है? ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल में आदिल भाई, इस वक्त अवाम बिखरे हुए हैं। एक आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो इतनी मुश्किल का शिकार है कि उसको कोई समझ नहीं आ रही कि उसने अपना महीना, अपना हफ्ता, अपना रोज उसने कैसे गुजारना है। कोई माशरे का ऐसा तबका नहीं है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, अमीर हो, गरीब हो, ताजिर हो, प्रोफेशनल हो, सब परेशान है कि जो महंगाई की लपेट ने इस वक्त उन्हें ले रखा है। और इस वक्त 1973 के बाद से आज तक पाकिस्तान की तारीख में पिछले 50 साल रिकॉर्ड हमारी महंगाई ने तोड़े। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% के ऊपर पहुंची खड़ी है। और हैरान कुन तौर पे आदिल भाई, जो हमारे देहाती इलाके हैं वहां पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% से भी ज्यादा है। अच्छा। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अवाम बिलाशुबा अपना गुस्सा का जो इजहार है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करने की सूरत में जो उन्हें हुकूमत का मुखालिफ नजर आया, जाहिर बात है अपने गुस्से का इजहार वो तो पीटीआई है इस वक्त। और पीटीआई के इलेक्शन जीतने का बज़ाहिर खौफ जो है, उस खौफ की वजह से हुकूमत ना सिर्फ इलेक्शनों से भाग रही है बल्कि वो तमाम काम भी कर रही है, ऐसे प्रेसिडेंट्स भी सेट कर रही है कि जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुए। और जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये पढ़कर सुनाया, जो आइन का आर्टिकल मुझे आज सुबह MNAs ने भेजा, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए जो दोस्त अहबाब हैं उनका, यार कि क्या कर रहे हैं, ये हमसे किस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करवा रहे हैं। अच्छा, हुकूमती MNAs। तो सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि अब इन्हें ये डर लग रहा है कि अगर हम इलेक्शनों में गए
तो अवाम ने जो हमारी हालत करनी है वो तो हमें पता है। तो इससे बेहतर है कि इलेक्शनों में ना जाया जाए, एक कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो या कोई ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि जिसमें खुदा न खास्ता कोई एक दूसरा अमल हो जाए, लेकिन इलेक्शनों को ये अपनी मौत तस्वुर कर रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे। आमिद खान साहब, कल को अगर इलेक्शन होते हैं, जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक ग्राउंड सिचुएशन वो अपने हलके में भी आते जाते रहते हैं, अगर इलेक्शन हो भी गए फॉर एग्जांपल और तरीके इंसाफ आ जाती है इक्तिदार में, हमने 3.5 साल में देखा उनकी जो कारकर्दगी रही, आप खुद भी पीटीआई का हिस्सा रहे, बल्कि आप बड़ी तनकीद भी करते रहे उनकी परफॉर्मेंस पर भी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। पीटीआई के पास भी सॉल्यूशंस तो है नहीं, क्या ये सॉल्यूशंस पीटीआई को ढूंढने पड़ेंगे और कौम के सामने ये भी चोर डाकू की गर्दान के अलावा भी कुछ रखना होगा कि अगर हम दोबारा इक्तिदार में आ गए तो हम क्या करेंगे, इस मुल्क के जो मसाइल हैं इसको हल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ना प्रोग्राम और प्रॉपर मैनिफेस्टो लाना पड़ेगा, उसकी कुछ ना कुछ तैयारी भी मेरी इतला के मुताबिक हो रही है। लेकिन गोश से मैं कोई इतना मुतमईन हूँ जो लोग इस वक्त हैं कि आया उनमें से कितने लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम दे सकें। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी मुल्क में इंतखाबात को रोका नहीं जाता इस खातर के जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको हारने का खतरा हो। अगर ये बात हो जाए तो जमहूरियत फारग हो गई है। देखिए ना, अब पीटीआई अगर फिर से आती है और इमरान खान फिर से वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो लोगों की वोट पे बनेंगे ना, और लोगों को ही जवाबदेह होंगे। ये हुकूमत और ये जो मौजूदा सेटअप है इसको क्या हक है कि इस इलेक्शन को आइन की डिक्टेट्स के बावजूद उसको रोक ले और उस इलेक्शन इस खातर ना कराए कि कहीं हम इलेक्शन ना हार जाए, कि हमारा इक़्तिदार हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर ये बात हो तो फिर तो कोई भी हुकूमत जो है जब अनपॉपुलर हो इलेक्शन करा ही ना सरे से इस खौफ के मारे ना। ये गैर जमहूरी बातें हैं। इलेक्शन होना है, अपने वक्त पे होना है, जिसको अवाम ने वोट देना है उसी को इक़्तिदार में आना है और उसी को अवाम को जवाबदेह भी होना है। ठीक, हामिद खान साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच। शाजी, ब्रेक के बाद इमरान इस्माइल हमें ज्वाइन करेंगे और फिर जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है कैसर अहमद शेख साहब, उनसे ये पूछेंगे कि ये बिल मंजूर कैसे हुआ, क्योंकि गुज़श्ता 10 सालों में तो कोई फाइनेंस बिल आपकी कमेटी के पास नहीं गया, ये बिल आपके पास कैसे पहुंचा? वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद फाइनेंस बिल 21 अरब रुपए मिलने थे इलेक्शन कमीशन को, वो अब नहीं मिलेंगे। कमेटी ने बिल मुस्तरद कर दिया है, पार्लिमान ने मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ का लाएअमल अब क्या होगा? आगे इलेक्शन तो नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का लाएअमल तो जाहिर है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बशमूल के हम रोड पे निकले, तहरीक चलाएं। लेकिन ये क्या हुकूमत ने ये तैयार कर लिया है कि उन्होंने हमारी जो आला अदलिया है, आला तरीन अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट, उसका फ़ैसला नहीं मानना है और अब सुप्रीम कोर्ट को वो या तो एक रेजोल्यूशन लाए, कानून बनाए कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें और वही मुल्क में हो जो शहबाज शरीफ और उनके हवारी चाहते हैं मुल्क में होना, वही मुल्क में हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिसमें इसका फ़ैसला जो है उसको ये जिस ढिठाई के साथ रिजेक्ट कर रहे हैं, इससे तो मुल्क को एक अनारकी की तरफ, बनाना रिपब्लिक की तरफ ले जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के फैसले भी हम नहीं मानेंगे तो फिर मुल्क चलेगा किस तरह? अगर सुप्रीम कोर्ट कल किसी को फांसी की सज़ा देता है और शहबाज शरीफ कहते हैं मैं नहीं मानता इस बात को, तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इन्होंने एक बड़ा कदम बढ़ाया है, इसको सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का और साथ में कंटेम्प्ट का, और इस कंटेम्प्ट में वज़ीर आज़म समेत उनकी पूरी ना फारिग हो सकती है। इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के कॉन्टेक्ट पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो समझते हैं कि पार्लिमान ने मंजूर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद रोक दिया, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है। एतजाज एहसन साहब ऐलान कर चुके हैं कि जी निकलें बाहर वकला और सुप्रीम कोर्ट के। आपका क्या लाएअमल क्या होगा वो समझना चाह रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल, हम तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के और कानून के साथ खड़े हुए हैं और आइन की पासदारी है। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो आइन की पासदारी करे। इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान में मुदाखलत नहीं कर रही, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत कर रही है। ये इनका बहुत पुराना वतीरा रहा है। इन्होंने 1997 में, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ब्रीफ केस लेकर ख़रीदने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेशर दे के ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और आज भी ये इसी चीज़ पर कायम है। इनका ये मानना है कि जब तक फ़ैसले इनके फेवर में आएँ वो फ़ैसले बेहतरीन है, और जो फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ आ जाएँ वो फ़ैसले नहीं मानने। और ये आज भी पार्लियामान जो है ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीज़न आए, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया जाए और उसमें मनपसंद जजों से मनपसंद फ़ैसले लिए जाएं। मरियम सफदर मुसलसल हर जलसे में सुप्रीम कोर्ट के आला जजों के नाम ले लेके उन्हें बुरा भला कह रही हैं, और मैं हैरान हूँ कि अब तक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर भी बनती है। बहरहाल मैं ये बात तो एमिनेंट है कि जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं, इससे लगता ही है कि मरियम चाहती हैं कि उनके चाचा जान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आखिरी दफ़ा देख लें, क्योंकि इसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होंगे और शायद राहें, वो समझती हैं कि राहें उनके लिए हमवार हो जाएंगी मरियम के लिए, और वो एक अपना मुमकिन है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये काम हो रहा हो, वरना कोई जी शऊर आदमी ये नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दें। आप इमरान इस्माइल साहब, बार बार आपने एक चीज दोहराई कि आइन की पासदारी होनी चाहिए। जब आपकी गवर्नमेंट जा रही थी, अदम एतमाद आई, कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी, असद कैसर साहब भी अब कह रहे हैं कि वो रूलिंग गलत थी, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया कि आइन के मुनाफी एक रूलिंग थी। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को अगर आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं मान रही, तो आप लोगों ने भी तो आइन की खिलाफ वर्जी की थी 1 साल पहले। देखिए, जो उस वक्त हुआ हमें उसके ऊपर बेहद एतराज़ था, हमें उस फैसले पे भी एतराज़ था, और हम अपने एतराज़ का इज़हार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने वो फ़ैसला मनोन माना। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चाहे हमें पसंद था या नहीं पसंद था, वो फ़ैसला हमने माना, और हम इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस उसी वक्त छोड़ा और वो घर चले गए। असम्बली का सेशन दोबारा कॉल हुआ, रात को वैनें खड़ी हुई, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला। हमें हर चीज़ पे एतराज़ था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले को, किसी जज को, आप मुझे बता दें, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने, किसी ने बुरा भला कहा हो, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा हो, जज को बुरा भला कहा हो, किसी को नहीं कहा। हमने अपनी रिजर्वेशन ज़रूर शो की कि जी ये फ़ैसला हमें नहीं लगता कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है या इसमें उजलत से काम लिया गया है, लेकिन हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया। हम उस फैसले के ख़िलाफ़ हम रोड पर नहीं निकले, हमने किसी जज को गाली नहीं दी, लेकिन यहाँ पे तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जो काम ये करने जा रहे हैं ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। चले इमरान इस्माइल साहब, इट्स देयर वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है? मुज़ाकरात करेंगे आप? आदिल अनारकी की तरफ तो ये ले जा रहे हैं ना मुल्क को। मुझे बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा काम गैर कानूनी तौर से किया है, या मावरा आइन कौन सा काम हमने किया है। हमने 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, हमने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, और हमने कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डिमांड की। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलफर्ज माल हम नहीं बात करते इनसे, तो क्या मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे? क्या अमेरिका में ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात नहीं कर रहे जो बाइडेन से, तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मैं इंतखाबात नहीं कराऊंगा? क्या ऐसा होता है दुनिया के अंदर? को मौजूद ममालिक में कहीं ऐसी चीज़ होती है? ये क्या हमने एक नई मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा बकवास के अलावा कि हमने ये शुरू कर दी है कि जी मुज़ाकरात से मामलात हल होंगे। कौन से मुज़ाकरात? मतलब किस चीज़ के मुज़ाकरात? क्यों बैठूँ टेबल पर उनके साथ? मेरा एक सवाल है कि क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं आप मेरे साथ? क्या चीज़ आपके पास है जो आप मुझे ऑफ़र करना चाहते हैं? कौन से हल मुज़ाकरात से चाहिए? कोई जंग लगी पड़ी है मुल्क में, इंतखाबात का वक्त है, उस पर इंतखाबात होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। आप कह रहे नहीं जी आप मेरे से बात करेंगे तो होगा, वरना आप क्या करेंगे? वरना आप इंतखाबात नहीं कराएंगे, आप ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे यहाँ पे। ये तो हठधर्मी वाली बात है। ये बात तो हुकूमती बेंचेस को समझाने वाली बात है कि आपकी ये डिमांड एकदम नाजायज़, बिल्कुल नाजायज़ डिमांड है आपकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब के इलेक्शन की तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर हम कोई नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है। हमें आइन और कानून के मुताबिक इंतखाब चाहिए। हाँ, नेशनल असम्बली के ऊपर, उसकी तारीख के ऊपर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के ऊपर, ऑपोजिशन लीडर के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
इमरान इस्माइल साहब, मैं यूजुअली इन चीज़ों पर बात नहीं करता क्योंकि ये ज़ाती मामलात हैं, लेकिन इमरान खान साहब बड़े सियासी लीडर हैं और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने दौरान इद्दत जो है वो किसी से निकाह किया था अपनी मिसेस से। अब वो चूंकि रियासत मदीना की बात करते हैं और मैं अब बाकी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस पर चूंकि आपकी एक राय ज़रूरी है, आपका वर्जन इस पर आना ज़रूरी है क्योंकि इसे बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर ये मेरे मामलात हों, आपके मामलात हों, फिर तो उस पर शायद वो ज़ाती तस्वुर होंगे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, तो आप पर इस वक्त जो तनकीद हो रही है उसका जवाब देना ज़रूरी है, रिकॉर्ड पर आपकी स्टेटमेंट आना ज़रूरी है। आदिल, मैं तो समझता हूँ कि ये बात करना ही एक शर्मनाक एक्ट है कि इसके ऊपर हम बैठ के बात करें कि किसी की माँ बहन बेटी के लिए हम ये बात करें। कोई अगर आपकी या मेरे घर वालों के लिए ये बात करेगा तो हमें उतनी ही बुरी लगेगी जितनी इस वक्त इमरान खान को लग रही होगी या उनकी मिसेस को लग रही होगी। मैं बुशरा बीबी के बारे में ये कह सकता हूँ कि बुशरा बीबी ने ये बयान दिया है कि उन्होंने इद्दत पूरी की है, और यही मुफ्ती सईद साहब का अपना बयान है कि औरत के इस बयान पे कि उन्होंने इद्दत पूरी की है, ये उसका कहना काफ़ी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती कि की है कि नहीं की है। उसके बाद मुफ्ती सईद साहब को न जाने क्या ख्वाब आए और पेट में मरोड़ उठी कि उन्होंने एक और पता नहीं फतवा कहना चाहिए या क्या, उन्होंने एक बयान जारी किया कि जी ये सारा कुछ गलत है और ये इस तरह से हो गया। उन्हीं के अपने बयान जो हैं वो तजाद रखते हैं, और जिस दिलचस्पी के साथ हमारे टेलीविज़न चैनल में माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर फिर रहे हैं और हेडलाइन न्यूज़ और ब्रेकिंग स्टोरीज़ और उसके ऊपर है, ये मेरे ख्याल एक माशरे की पस्ती का अंसर देता है कि हम किसी के ज़ाती मामलात घरों के अंदर झांकें और चेक करें कि क्या मामला है। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फाइनेंस कमेटी कौमी असम्बली के चेयरमैन जनाब कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। कौमी असम्बली में फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जनाब कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये बताइएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में मनी बिल आना, ये तो 8-10 सालों में हमने पहली दफ़ा देखा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पैसे मांगे, उन्होंने उठा के आपके पास बिल फेंक दिया कि जी आप मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं। क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है बिल आना फाइनेंस कमेटी के पास? नहीं, आज तक फाइनेंस कमेटी में मैं 10 साल से मेंबर हूँ जी, और मैंने तो कभी बल्कि हम जोर देते रहते हैं, हम इंसिस्ट करते हैं, हम हर बार उनसे झगड़ते हैं कि जो आप बजट बनाते हो, इस बजट में नेशनल असम्बली फाइनेंस का रोल क्या है? कोई रोल नहीं है, हमसे तो पूछा ही नहीं जाता किसी किस्म का। जो रिकमेंडेशन भी होती है ना, वो सेनेट की फाइनेंस कमेटी बनाती है, जो रिकमेंडेशन वहाँ पे डिस्कस होती हैं। हमसे तो रिकमेंडेशन भी नहीं मांगी जाती स्टैंडिंग कमेटी, हालांकि बजट प्रीरोगेटिव है कौमी असम्बली का बनाने का। वोट जो है ना सेनेट का नहीं होता, वोट बजट पे कौमी असम्बली के मेंबरान का होता है, लेकिन हमसे कभी नहीं पूछा जाता, खुद ही वो फैसला कर लेते हैं। कैबिनेट और मिनिस्ट्री फैसला कर लेते हैं और वो पेश करते हैं, और हमारा काम सिर्फ हाथ उठाना है। अगर हम 2+2 को 3 नहीं कहे, 4 कहें तो हम तो मेंबर भी नहीं रहेंगे। बजट में आप कानून की बात कर रहा हूँ, 2+2 को मैं 4 कहूँ और वो कहे 3 है, तो असम्बली का मेंबर अगर 4 कहे तो वो मेंबर नहीं रहेगा कौमी असम्बली का, हट जाएगा। अच्छा, कि आपने नहीं तो ये सिर्फ वैसे ही मतलब वो किया था, फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी कि आपके पास भिजवा दिया और जी बस मुस्तरद। असूलन तो आना चाहिए, तमाम दुनिया में ये होता है असूलन, तो ये बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेट्स ने सारी पावर ले ली है। असम्बली के मेंबर पर कोई मसलन मेरा ये शोबा है, 20 साल में चैम्बर्स के इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा और पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेसमैन के वोट लेता रहा। उसके बाद 30 साल से मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस वजह से कि मैं कोई रिफॉर्म्स में या कोई जो फाइनेंस के बारे में कोई मशवरे में या कोई इनपुट में मेरा रोल हो। अभी तक 51 साल में मैंने एक कामा फुल स्टॉप मेरी वजह से नहीं हुआ। यानी ये जो फाइनेंस बिल है इसमें आपकी कोई इनपुट ही नहीं है एज ए चेयरमैन फाइनेंस कमेटी? हमारी फाइनेंस यानी इनपुट से मेरा मशवरे तो हम देते रहते हैं जी, लेकिन मानना ना मानना हमारा नहीं है कि हम कुछ करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे तो जैसे आप यहाँ प्रोग्राम में बात करते रहे कर सकते हैं, हम भी बात करते रहते हैं वहाँ। ठीक, अच्छा, ये जो 21 अरब रुपए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब के इलेक्शन के लिए आपने देने इलेक्शन कमीशन, ये 21 अरब रुपए आप तो
दर्जनों सप्लीमेंट्री बजट पेश होते रहते हैं, 21 अरब रुपए इतनी बड़ी रकम थोड़ी है कि इलेक्शन के लिए नहीं दे सकती हुकूमत। मैंने तो आपसे अर्ज किया, ये देखो ना, ये तो बजट है सीधा, सैकड़ों अरब रुपए जो बजट में नॉमिनेट जो नहीं होते वो खर्च हो जाते हैं जी। और खर्च होने के बाद जब बजट पास होता है अगले साल का तो बता दिया जाता है कि हमसे जो खर्च हो चुके हैं वो पास नहीं हुए होते पिछले साल, और फिर हम हमारे ऊपर लाजिम है कि उसको भी पास करना है जी। तो ये सिस्टम है, हम सिस्टम को ही नहीं ठीक कर पा रहे और बार बार कहने के बावजूद, आपके फोरम से भी कह रहे हैं ना, होगा कुछ भी नहीं। यानी ये 21 अरब रुपए अगर गवर्नमेंट चाहे तो कल दे सकती है, इसके लिए बिल की भी जरूरत नहीं। गवर्नमेंट तो देखिए ना, उसका खर्चा वो तो हर एक के पास है, कितना हज़ारों अरब हम खर्च कर रहे हैं। वो तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड, वो बजट जो एलोकेटेड होता है, जो पास होता है, बजट पास करते हैं, पूरी असम्बली उस पास करती है, तो उस बजट का वो उसके अंदर नहीं रहते लिमिट के, वो ज़्यादा खर्चा ज़्यादा कर देते हैं। अगर खर्चा ज़्यादा कर देते हैं तो उससे पहले इंडिया में क्या होता है, अगर आपने ज़्यादा खर्चा करना है तो उससे पहले दोबारा असम्बली में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये हमने बजट बनाया था, ये हमें ज़्यादा ज़रूरत है, आप दोबारा इसको पास करें। हमारे यहाँ वो खुद ही खर्च कर देते हैं और बाद में इस महीने के जून के जब बजट पास होता है अगले साल का, तो उसमें कहते हैं कि ये हमें पिछले साल, हर बार कहते हैं, ये सैकड़ों अरब मिला के ये ज़्यादा खर्च हो चुके हैं और आपको पास करना ही करना है, ना करें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। यानी हुकूमत अगर चाहती तो छोटा सा सप्लीमेंट्री बजट पेश करके ये 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे सकती थी आसानी से। फिर सप्लीमेंट्री बजट भी नहीं पेश किया जाता, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। जी जी, वो तो उसकी भी जरूरत नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो साल के और ऑटोमेटिक जैसे पास हुआ समझा जाए, ये बात होती है। ये कोई, मैं एक आइटम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बजट को तो आपको बजट बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बजट किस तरह बनते हैं। इसका मतलब शेख साहब के फिर तो अगर ओपोजिशन ये कह रही है कि आप असल में इलेक्शन से भाग रहे हैं, पैसों वैसों का कोई इशू नहीं है, तो उनकी बात में फिर वजन है नहीं। इलेक्शन एक दूसरी चीज़ है, हम इलेक्शन में सब हम यूनानिमसली समझते हैं कि अलग अलग इलेक्शन पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। मैं खुद मैंने रेजोल्यूशन हमने पास की है, हम सब बड़े सोच समझ के ये महसूस करते हैं कि अगर पंजाब में इस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे और 2-3 महीने बाद दूसरे इलेक्शन होंगे तो ना ये इलेक्शन फेयर होंगे ना वो होंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में हमारी हुकूमत है, जब होगी तो वो कहेंगे तो इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दी है। होंगे भी अगर फेयर तो मानेगा कोई नहीं, और वो अगले इलेक्शन होंगे तो जो हुकूमत बन जाएगी तो जो इलेक्शन लड़ेंगे वो कहेंगे इस हुकूमत ने इन्फ्लुएंस कर लिया असूलन हमें। लेकिन ये काम कोर्ट्स का नहीं है, ये काम हम पॉलिटिशियंस का है कि हम मिल बैठ के इसका कोई हल निकाल लें ताकि सब माने उन इलेक्शन को। इलेक्शन देखें ना, इलेक्शन तो हम खेल रहे हैं, जितने पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, ये कहा जाता है, मुझे PTI वाले कई मैंने देखे प्रोग्रामों में, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में वर्ल्ड वार हो रही थी तब भी इलेक्शन हो गए, कि इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमारे यहाँ जब इलेक्शन हुआ तब हमारा मुल्क तनज़्ज़ुल का शिकार हो गया। 70 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो हो गया, उसके बाद मुल्क 2 लाख हो गया। 77 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो हो गया। आइन को तो देखना पड़ेगा, या तो हम कहें कि हम आइन के तहत नहीं, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप उसको गलत जगह आइन नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर, आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात होने हैं और वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, 21 अरब रुपए सिर्फ हुकूमत ने देने हैं इलेक्शन कमीशन को, जो कि आज कह रहे हैं जी आपकी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया बिल, पार्लिमान ने मुस्तरद कर दिया, तो ये क्या मैसेज यही दे रहे हैं कि आइन पर अमल नहीं हो सकता? देखिए, आइन पे अमल होना चाहिए, आइन ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, मुल्क को भी बेहतर होना चाहिए ना जी। क्या हम अपने मुल्क को तबाह कर लें? आइन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा, आइन बिल्कुल आप ठीक कह रहे, लेकिन जो नतीजा निकला है आइन पे अभी तक का इलेक्शन टाइम पे कराने का जी, चाहिए हमें ये कि उससे पहले कोई लाया अमल बना लें, कोई आपस में बैठ के तरीकाकार बना लें। इलेक्शन तो होगा ही होगा, आइन के मुताबिक है, लेकिन जब इलेक्शन हुआ है आइन के मुताबिक मुल्क आपका नीचे चला गया है, उसको भी तो देखना है, लोगों की हालत भी देखनी है कि नहीं देखनी। जो आपने मुझे पूछा ना, इससे हम फरार नहीं चाह रहे। 21 अरब वाला मामला एक सेपरेट है, फाइनेंशियल मैटर था, मैंने आपको बता दिया कि अगर हुकूमत चाहती तो उसमें वो एक अलग बहस है वो, लेकिन जो इसका ये मतलब नहीं कि हम इलेक्शन से फरार, हम इलेक्शन सब मिल के नहीं चाह रहे, क्योंकि ये इलेक्शन अगर होंगे उसमें 4 महीने का तो फ़र्क है, ठीक है, आइन यही कहता है, जो आप कह रहे हैं फ़र्ज कीजिए, यही कहता है 4 महीने का फ़र्क है। अगर हम पॉलिटिशियन आपस में मिल जाएं मुल्क के लिए, 2 महीने इधर या 2 महीने उधर कर लें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पिछला तजर्बा ये है कि आइन पे जब अमल इस तरीके से किया बग़ैर
आपस में सुलह सफाई किए। देखिए अवामी लीग और पीपल पार्टी का झगड़ा था 1970 में, फिर कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी का झगड़ा था 77 में। झगड़ों को भी पहले तो ख़त्म करें, इलेक्शन ज़रूर कराएं। इसमें क्यों उस तरफ ले जाते हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इलेक्शन तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इलेक्शन आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है, फुल मैंडेट है मेरे। मैं 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। इलेक्शन से हम भाग नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी तो चाह रहा हूँ कि मैं कोई कंट्रीब्यूट भी करूँ, मुल्क भी मेरा आगे बढ़े ना। मुल्क मेरा बहुत नीचे चला गया और इलेक्शन तो हमने सब टाइम पे कराए। जितने इलेक्शन कराए, किसी एक इलेक्शन का नतीजा किसी ने नहीं माना। आज फिर आप इलेक्शन करा लेंगे, नतीजा कोई नहीं मानेगा। होना इलेक्शन आप करा लेंगे। अब तो सब कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे 2-4 महीने में। जो अशर होगा वो आप मेरे सामने मुझे बुलाइएगा उस प्रोग्राम में, जो उसके बाद जूतियों में दाल बटेगी ना, क्योंकि फिर हमने झगड़ा करना। हम मानते ही नहीं एक दूसरे को। हमारी कौम में पता नहीं क्या हो गया। अहमद शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राजी प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा।